छात्र, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के तहत वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, व्यू ऑफ वेगनर ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आज मैं बताऊंगा। छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह चैप्टर ऑनर्स बीए पार्ट 1 के साथ साथ सब्सिडरी के विद्यार्थियों के लिए भी सामान्य रूप से उपयोगी है। अतः दोनों छात्रों के लिए यह बराबर रूप से लाभकारी रहेगा। दोस्तों, महाद्वीपीय महासागरों और महाद्वीपों के वितरण पर थोड़ा सा हम लोग नज़र डाल लें। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जानने से पहले विश्व के मानचित्र में महासागरों और महाद्वीपों की जो आज स्थिति दिखाई देती है वह अति प्राचीन काल में स्थिति से भिन्न है। आने वाले दिनों में भी पृथ्वी पर महासागरों और महाद्वीपों की स्थिति में भिन्नता आएगी। यह जगत परिवर्तनशील है, अतः यहाँ परिवर्तन होते रहना स्वाभाविक है। आज पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार मिलता है, जबकि 71% भागों पर सागरों तथा महासागरों का। महाद्वीपों की संख्या 7 है अंटार्कटिका को लेके, और महासागरों की संख्या 4 है, जिसमें आर्कटिक महासागर का भी अलग अस्तित्व माना गया है। साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर अगर हम लोग आए, जो कि हम लोग को पाठ्यक्रम का टॉपिक है, तो वेगनर से पहले कई विद्वानों ने इस दिशा में प्रयास कर चुके थे। प्रारंभ में स्नाइडर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का सूत्रपात किया। उन्होंने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला क्षेत्रों का अध्ययन कर बताया कि दोनों क्षेत्रों में कोयला परतों के बीच मिलने वाले जीवाश्म एक से हैं। उनका अनुमान था कि कार्बोनिक काल में अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप अमेरिका से मिले हुए थे, जो बाद में एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं टेलर ने पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए महाद्वीपीय विस्थापन का सहारा लिया। उनका विचार था कि क्रिटेशस युग में चंद्रमा की उत्पत्ति से पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ गई और साथ ही चंद्रमा की ज्वार शक्ति भी बढ़ी, जिससे महाद्वीप अपने पूर्व स्थान से बह चले या प्रवाहित हो चले, अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन होने लगा। उनका विस्थापन दो दिशाओं की तरफ उन्होंने इंगित किया था, विषुवत रेखा की ओर दोनों ध्रुवों से और पश्चिम की ओर अफ्रीका से हुआ। विषुवत रेखा की ओर महाद्वीपीय विस्थापन का बहाव के फलस्वरूप आल्प्स, काकेशस, हिमालय आदि पर्वत श्रृंखलाएं बनी और पश्चिम की ओर बहाव से रॉकी एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। परंतु महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट रूप देने और इसकी पुष्टि के अनेक प्रमाण के साथ इसको एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय वेगनर महोदय को जाता है। वेगनर, जिनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर था, जर्मनी के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थे, जो पृथ्वी के जलवायु संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस पृथ्वी पर जलवायु का भूतकाल का वितरण वर्तमान काल से भिन्न था। विषुवतीय और ध्रुवीय जलवायु के चिन्ह आज उन स्थानों से प्राप्त होते हैं जो इन जलवायु से दूरस्थ हैं, जैसे ध्रुव क्षेत्रों में कोयला का पाया जाना, मध्य यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में हिमबारन के ढके हुए चिन्ह मिलना, राजस्थान के मरुस्थल में हिमनद के चिन्ह मिलना। वेगनर ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए दो विकल्प सुझाए उन्होंने। उनके अनुसार या तो पहला विकल्प जो था, या तो महाद्वीप अपने स्थान पर स्थित रहे और जलवायु कटिबंध में परिवर्तन होता रहा, जबकि दूसरा उनका विकल्प था कि या तो जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और महाद्वीपों का स्थानांतरण होता रहा, अर्थात वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित होते रहे। इन दोनों विकल्पों में प्रथम विकल्प असंभव प्रतीत होता है और वेगनर ने द्वितीय विकल्पों के अनुसार महाद्वीपों के स्थानांतर की ही परिकल्पना प्रस्तुत की। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में पलियोजोइक का
पूरा जीविक महाकल्प में सारा महाद्वीप एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए थे, जिसे हम लोग पैंजिया महाद्वीप के नाम से, जिसके लिए पैंजिया शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। पैंजिया के कुछ भाग छिछले सागर से ढके हुए थे। उसके चारों ओर एक महासागर था जिसे उन्होंने पूर्वकालीन प्रशांत महासागर या पैंथालासा नाम दिया। पैंजिया का निर्माण हल्के पदार्थों अर्थात सियाल का योग है और महासागर के नीचे भारी पदार्थ अर्थात सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पैंजिया के बीच एक सकरा सागर दूर तक फैला हुआ था जिसे उन्होंने टेथिस सागर का नाम दिया। इस सागर के उत्तरी भाग में उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप थे जिसे लैरेशिया या अंगारा लैंड कहा गया, जबकि दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका थे जिसे सम्मिलित रूप से गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, जिसको हम लोग इस मानचित्र के द्वारा भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्थिति थी उसे पैंथालासा कहा गया, जो धरातलीय भूभाग था, महाद्वीपीय भूभाग था, और जो सागर के छिछले भाग थे उसे पैंथालासा कहा गया। जबकि जब यह दो भागों में बंट रहा है तो उसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और बीच का जो भाग था उसे टेथिस सागर नाम दिया गया। अब वेगनर महोदय के अनुसार विस्थापन की जो दिशाएं थी वह दो दिशाओं की थी, एक विषुवत रेखा की ओर थी और एक पश्चिम की ओर थी। अब हम लोग उनके सिद्धांत पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो वेगनर के अनुसार विस्थापन की दो दिशाएं थी, पहली विषुवत रेखा की ओर और दूसरी पश्चिम दिशा की ओर। विषुवत रेखा की ओर विस्थापन अवकाल गुरुत्व बल और महाद्वीपीय प्लावनशीलता के पारस्परिक संबंध के कारण हुआ। पश्चिम की ओर विस्थापन का कारण पृथ्वी पर ज्वारीय बल का प्रभाव था। जुरासिक युग में अमेरिका पश्चिम की ओर और गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसकने से महाद्वीपों के बीच दरारें बढ़ गई। एशिया, यूरोप और अफ्रीका की दरार घटिया महाद्वीपीय विस्थापन के प्रभाव से ही बनी। पूर्ववर्ती प्रशांत महासागर का जल इन दरारों से उत्पन्न सागरों में फैल गया। आदि नूतन युग में अटलांटिक और हिंद महासागर बने। प्रशांत महासागर का आकार अब पहले से छोटा हो चला। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले द्वीपीय चाप महाद्वीपीय प्रवाह से ही संबंधित है। अटलांटिक का एस आकार और अंतःसमुद्रीय मध्य कटक जिसे मिड अटलांटिक रिज, जिसमें सियाली चट्टानें मौजूद है, महाद्वीपीय प्रवाह के कारण ही है। आर्कटिक महासागर की उत्पत्ति भी महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल के विषुवत रेखा की ओर खिसकने से हुआ। हिंद महासागर के नितल पर उसके मध्यवर्ती भाग में जो कटक मिले हैं वह टूटे हुए गोंडवाना लैंड का भाग है। टेथिस सागर का अवशिष्ट भाग आज भूमध्य सागर के रूप में मौजूद है। महाद्वीपीय विस्थापन से इसके मलबे मोड़ में बदलकर आल्प्स, हिमालय आदि पर्वतों का निर्माण कर गए। अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला भी इसी तरह निर्मित है। आदि नूतन युग में अत्यंत आज की जल स्थल अवस्था प्राप्त हो सकी है। महाद्वीपों का प्रवाह प्रत्येक भूवैज्ञानिक युग में होता रहा है। वेगनर के अनुसार पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों का वितरण वर्तमान महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा मानचित्र से अगर देखें तो और स्पष्ट होगा। जो वेगनर ने अपने पैंजिया महाद्वीप के टूटने और महाद्वीपों के प्रवाहित होने के लिए जो उन्होंने मानचित्र का प्रयोग किया है उसको हम इस मानचित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान जो अभी स्वरूप है विस्थापन के बाद, तो वेगनर महोदय के अनुसार वह कल्पना किया जा सकता है कि विस्थापन या प्रवाह परिकल्पना में ये महाद्वीप कभी इसी तरह से मिले हुए थे, जो कि इस मानचित्र के द्वारा हम लोग देख पा रहे हैं। छात्रों, अगर महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण और आलोचना के बारे में अगर देखा जाए
तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोई भी सिद्धांत जो प्रतिपादित होता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, और सिद्धांत अभी भी उसमें नई नई संकल्पनाएं और उसमें उसकी आलोचनाएं होती रहती है। वेगनर ने अपनी परिकल्पना की पुष्टि के लिए कुछ प्रमाण उपस्थित किए हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक है, उनमें से कुछ का उल्लेख औचित्य का पता लगाने के लिए आवश्यक हो जाता है। अगर महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अगर पक्ष के बारे में देखा जाए तो वेगनर ने बताया कि संसार के ऊंचे उठे महाद्वीपों को यदि ठेल कर मिलाया जाए तो उनके जोड़ एक दूसरे से ठीक बैठ जाते हैं। इसको उन्होंने जिगसाव पजल का नाम दिया। जैसे ब्राजील का पूर्वी भाग अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में मजे से घुस जाता है, इसी प्रकार ग्रीनलैंड, बेफिनलैंड और एलिसमीर एक द्वीप एक दूसरे से भली भांति जुड़ सकते हैं। दक्षिण भारत मालागासी मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका का पूर्वी तट मिलाए जाने से एक दूसरे से आसानी से मिल सकते हैं। एक और मानचित्र है जिसको और स्पष्ट किया जा सकता है। हालांकि उनके इस तर्क को सुकर्ट और स्टीयर्स नामक विद्वान ने बताया कि ब्राजील का गिनी तट मिलाए जाने से जोड़ ठीक ठाक नहीं बैठता है और संगत भुजाओं का 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। परंतु 1965 में बुलार्ड ने कंप्यूटर तकनीक और भौगोलिक निर्देशांकों ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट के माध्यम से स्पष्ट दिखाया कि यह जोड़ ठीक ठाक बैठ सकता है। दूसरा जो प्रमाण उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में उन्होंने बताया तो उनके अनुसार अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका के तट, दूसरे पक्ष के अनुसार जो दूसरा तर्क उन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत के पक्ष में दिया, उनके अनुसार यदि अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका के तटों पर मिलाया जाए तो दोनों ओर की भौमिक संरचना समान मिलती है। यूरोप की कैलिडोनियन प्रणाली उत्तरी अमेरिका में भी मिलती है। हेब्राइट्स उत्तरी स्कॉटलैंड लेब्राडोर में नाइस चट्टानों का अनुदैर्ध्य एक ही दिशा में है। इसी तरह ग्रीनलैंड और स्पिट्सबेर्जेन के अनेक निक्षेपों में समानता है। यही नहीं, ब्राजील के पठार, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया के पठार की रचना लगभग एक सा है। अगर उनके सिद्धांत के तीसरे प्रमाण के रूप में देखा जाए तो वेगनर के अनुसार कुछ वनस्पतियों का वितरण और जंतु अवशेष या जीवाश्म के आधार पर भी इस परिकल्पना को प्रमाणित किया जा सकता है। बिहार और बंगाल की कोयला चट्टानों में अजीब किस्म की पक्षियों के चिन्ह मिलते हैं जिन्हें ग्लोसोप्टेरियस, गंगोमेटोप्टेरियस नाम दिया गया है। इनमें से कोई भी अब यूरोप या उत्तरी अमेरिका में नहीं मिलता है, मगर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की कोयला चट्टानों में मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र पहले पृथक न होकर एक से ही जुड़े हुए थे। चौथा प्रमाण इन्होंने दिया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यूरोप में कुछ जीव जंतु जिसमें लेमिज प्रमुख है, ऋतु विशेष में पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं। पश्चिम की ओर अटलांटिक तट पर पहुंचकर वे उसमें कूद जाते हैं। वेगनर का कहना है कि ये जीव किसी ऐसे भूखंड की ओर जाना चाहते हैं जहां इनके पूर्वज जाया करते थे। चूंकि वह भूखंड उत्तरी अमेरिका वहां नहीं है, अतः वे समुद्र में अपनी जान गंवा देते हैं। उसी समय की पुरानी आदत का परिचय देते हैं जब उत्तरी अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से सटे हुए थे। इसके अलावा 1823, 1870, 1917 में ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच की दूरी नापी गई तो पता चला कि ग्रीनलैंड मंद गति से कनाडा की ओर विस्थापित हो रहा है। प्रति वर्ष 32 मीटर लगभग वह विस्थापित हो रहा है। इस आधार पर ऐसा सोचा जा सकता है कि जब ग्रीनलैंड खिसक सकता है तो अन्य महाद्वीप भी निश्चित रूप से खिसक सकते हैं। छठा प्रमाण जो उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में दिया, आज से 150 वर्ष पहले ब्लैंकफोर्ट बंधुओं ने उड़ीसा में तालचर के निकट 20 करोड़ वर्ष पूर्व कोयला निक्षेपों की जांच करते हुए एक आश्चर्यजनक खोज की। कोयला तहों के नीचे हिमनद द्वारा लाई गई विस्थापित चट्टानें पड़ी थी। वर्तमान काल में इस उष्ण क्षेत्र में अतिकालीन हिमनद के प्रभावकारी कार्य की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया था।
तालचर तह के नाम से पुकारा जाने वाला यह चट्टान समूह जब दूसरे वैज्ञानिकों ने मध्य भारत में चंदा के निकट पेनगंगा के किनारे मिला तो यह निश्चय हो गया था कि यह ऊपरी कार्बनिक काल में समुद्र तल पर हिमनद का प्रभाव निश्चित रूप से रहा होगा। वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में अन्य प्रमाण देते हुए कहा कि ध्रुवों की स्थिति का हटते रहना बताया। ध्रुवों का स्थानांतरण महाद्वीपीय विस्थापन से घनिष्ठ संबंध रहता है। पर्वतों के निर्माण में भी विस्थापन दिशा का महत्व देखा जाता है। जैसे अमेरिका के पश्चिमी दिशा में विस्थापन से रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, इसी तरह शेष भूभाग का उत्तर दिशा में विस्थापन से आल्प्स एवं हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। अन्य प्रमाणों में वेगनर ने महाद्वीपों को सीएल निर्मित कहकर उन्हें भारी तथा द्रव जैसे गुण वाले सीमे में प्रवाहित होना बताया। प्रवाहित होते हुए अमेरिका के पश्चिमी भाग पर इतना अधिक दबाव पड़ा कि सीएल मुड़कर पर्वतमाला के रूप में खड़ा हो गया। तात्पर्य यह है कि वेगनर की परिकल्पना में महाद्वीपीय विस्थापन और पर्वत निर्माण दोनों बातें सिद्ध हो जाती है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को होम्स ने रेडियोधर्मिता और रेडियोएक्टिविटी के आधार पर 1928-29 में, जो कि संवहन तरंग थ्योरी के द्वारा प्रस्तुत किया, उससे भी उसकी पुष्टि होती है। संवहन सिद्धांत अधिक युक्तियुक्त है, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है, जिसके अनुसार पृथ्वी में रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसमें थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम मिलते हैं, जो स्वतः विघटित होकर ताप की ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। होम्स ने भी इस प्रकार के उत्पन्न ताप की मात्रा निकालकर बताया कि अकेले संचलन इस ताप को ऊपरी तल पर लाने के लिए कारगर है। पृथ्वी के अंदर ताप के संचयन से संवहन धाराएं उत्पन्न हुई होगी, जो कि महाद्वीपीय स्थानांतरण को प्रभावित करेगी। अन्य सिद्धांतों के अन्य जो प्रमाण उन्होंने दिया, जिसके अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन कई उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में तर्क दिया, जिससे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रभावी बनाया उन्होंने। छात्रों, अगर देखें तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्धांत हुआ, लेकिन फिर भी समय समय पर अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचनाएं की। और इनकी प्रमुख आलोचनाओं में जैसे कि मेमोसौर जंतु का जीवाश्म जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, अर्जेंटीना और ब्राजील में मिले हैं। दलदली भूमि का यह जंतु मछलियों के आहार बनकर रहता था और यह निश्चित है कि महासागर पार करके इन देशों में नहीं गया होगा। तो फिर हजारों किलोमीटर पृथक दो महाद्वीपों में इसकी उपस्थिति किस प्रकार से संभव है। इसी प्रकार अगर देखे जाए इनके अन्य आलोचनाओं के बारे में, तो स्वेन, अर्गंडा, डैली जैसे विद्वानों ने महाद्वीपों की पूर्व दिशा में विस्थापन को भी उन्होंने चुनौती दी है। इनके अनुसार पेंजिया के टूटने से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर भी विस्थापन हुआ होगा। इसी प्रकार आलोचकों ने सीमे में सीएल प्रवाहित हो सकता है, तो फिर पर्वत का निर्माण नहीं हो सकता है, और यदि सीमे को कठोर माना जाए तो महाद्वीपों का प्रवाहित होना सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार अगर अन्य आलोचकों को देखा जाए तो एक प्रमुख सुप्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री केरी के द्वारा नया विचार उपस्थित किया गया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि निर्माण द्रोणियों में अवसादों का बृहत निक्षेप हुआ है। केरी ने बनाया कि ये सभी द्रोणियां पहली सीधी रेखा में थी, मगर बहुत से महाद्वीप स्थानांतरित होते हुए ध्रुवों की ओर घूम गए, जिससे पर्वत श्रेणियों में मुड़ पड़ गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत काफी हद तक सही और भूगर्भिक हलचलों को काफी निश्चित रूप से काफी हद तक समाधान करने में यह कारगर हुआ है। कैरी, हीजेज, क्रीड आदि वैज्ञानिकों ने यह मत प्रतिपादित किया कि
पृथ्वी सिकुड़ने के बजाय फैल रही है, क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से ताप उत्पन्न हो रहा है। यदि यह सही है तो 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का व्यास आज से आधा था और फैलने की प्रक्रिया प्रारंभिक महाद्वीप पैंजिया में दरारों के विकास हुआ होगा और इन दरारों में ताप का प्रवाह हुआ होगा, जिससे कि महाद्वीप टूटकर अलग होते हैं। वेगनर की बातें अक्षरशः भले ही मान्य नहीं हो, परंतु उपर्युक्त विद्वानों के मतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाद्वीपों का विस्थापन निश्चित रूप से हुआ था। धन्यवाद छात्रों। अब अगले दिन हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे।